हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अब आप जानते ही हैं कि हर एक वीडियो के साथ आपको बहुत सारी फ्री बुक्स जीतने का मौका मिल रहा है। आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो जितने भी बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे समय समय पर उनमें से हम लोग स्टूडेंट्स चूज करेंगे और उनको फ्री बुक दे दी जाएगी। ये एक वीडियो में ऑलरेडी आपको पूरी डिटेल बताई जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख लो कि कैसे हमारे चैनल पे हर वीडियो के थ्रू आपको फ्री बुक मिल सकती है और कौन कौन सी बुक मिलेगी, कब कब मिलेगी, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो पढ़ाई भी करेंगे और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं आने देंगे, ये हमारा मिशन है इस चैनल के थ्रू। तो बढ़िया सी पढ़ाई करवाने के लिए मैं आ गया हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं विच इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ मैं फ्रिक्शन के बारे में आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं और बहुत सारी कंफ्यूजन जो फ्रिक्शन को लेकर आपकी होंगी या आगे आएंगी उनको मैं पहले ही क्लियर कर देने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, शुरू करें बच्चों। अच्छा, तो फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन के बारे में डिटेल ना हो पता, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है कि फ्रिक्शन है क्या। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, या छोड़ो, एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर चलती है तो सरफेस उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है, दैट अपोजिंग मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। भाई सरफेस भी तो एक बॉडी ही है ना, इसीलिए मैंने पहले बोला कि जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर चलती है। ठीक, जैसे कि ये धज्जियां उड़ी हुई किताब के ऊपर ऐसा लरोड़ा, देखो क्या हाल हो गया पढ़ा पढ़ा के। इसके ऊपर ये बॉडी चलेगी ऐसे ऐसे, है ना, या फिर ये रेस्ट पे ये ऐसे चल रही है, या फिर ये पीछे जा रही है आगे जा रही है ऐसे ऐसे। यानी कि जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन होने का मतलब है इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चेंज होनी चाहिए विद टाइम। अगर इसको ऐसे रख दिया, दोनों ऐसे इकट्ठे जा रहे हैं, तब फ्रिक्शन की बात नहीं होगी। ये रेस्ट पे ये ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, या फिर ये ऐसे जा रही है और ये पीछे जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। तो जब भी रिलेटिव मोशन है दो बॉडीज के बीच में, तो उनका जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, उस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे बॉडीज के इस सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगती है जो बॉडीज के मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। देखो, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, whenever a body moves or tends to move, whenever a body moves or tends to move on a surface, on a rough surface हमको बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम सरफेसेस को स्मूथ लेते हुए आए हैं ना। और हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, जितने भी अभी तक तुमको टॉपिक्स पढ़ाए लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर सारे सरफेस हमने क्या माने? फ्रिक्शनलेस। रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। कितना भी स्मूथ कोई सरफेस दिख रहा हो, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उस पर रफनेस आपको नजर आएगी ही आएगी। सो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन अ रफ सरफेस, टेंड्स टू मूव अभी समझाते हैं इस बात को, बट या तो बॉडी एक्चुअल मूव कर रही हो या मूव करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, देन अ फोर्स कम्स इनटू प्ले parallel to the contact surface which opposes the relative motion between the surfaces ऑफ द बॉडीज। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? जैसे यहां पे एक सरफेस है, ठीक है, ये एक ग्राउंड का सरफेस भी हो सकता है, यहां एक बड़ी सी बॉडी भी हो सकती है, उसका सरफेस भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ना। हम मान लेते हैं एक सरफेस है और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी रखी है, अब हमने इसको सपोज इधर मूव कराया, हमने इसको इधर खींचा, अप्लाइड फोर्स इस पे इधर लगाई, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो
किधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो जो कांटेक्ट सरफेस है यानी ये वाला सरफेस है, इस पे बॉडी के मोशन के उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो इसके मोशन को अपोज करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये बॉडी इधर जा रही होती तो इस कांटेक्ट सरफेस पे इस तरफ फोर्स लगती है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अपोज करती है, मतलब ये मोशन को अपोज करती है। कुछ केसेस में ये मोशन में हेल्प भी करती है, वो भी हम लोग देखेंगे, बट ये मेनली अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। ठीक, होता क्या है देखो, जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब एक दूसरे पे लगाता है, दूसरा पहले पे लगाता है। अब अगर एक सरफेस दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा तो दूसरा तो पहले पे लगाएगा ही लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो एक सरफेस दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगाता है, लेकिन वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो डिपेंड करता है उनके कांटेक्ट पे। अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया था ना, एक नॉर्मल रिएक्शन, उसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने बोला कि वो कांटेक्ट, जहां पर बॉडी कांटेक्ट में, अभी तक के मैंने जितने तुमको लेक्चर्स पढ़ाए जिसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया, तो उसमें बोला कि जब वो कांटेक्ट में रहती है बॉडी एक सरफेस के, तो सरफेस परपेंडिकुलरली उस पर फोर्स लगाता है। ये ऐसा तब होता है, परपेंडिकुलरली फोर्स तब लगती है जब सरफेस रफ ना हो, स्मूथ सरफेस हो, फ्रिक्शन एब्सेंट हो। बट रफ सरफेस पे जब एक बॉडी रखी है, जैसे रफ सरफेस पे एक बॉडी रखी है, तो ग्राउंड इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाएगा और ये ग्राउंड को वापस फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये जो फोर्स है F, ये जो फोर्स है F, इस तरफ ले लेते हैं ना, ये जो फोर्स है F, बताता हूं मैंने इस तरफ क्यों लिया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लो, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अगर ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही हो या कराई जाने की कोशिश की जा रही हो, अगर ये बॉडी इस तरफ एक्चुअल में मूव कर रही हो रफ सरफेस पे, या इसको इस तरफ मूव कराने की कोशिश की जा रही हो, तो इस पे एक कांटेक्ट फोर्स लगती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जिसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं हमको। एक कंपोनेंट इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शन, और एक परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब स्मूथ सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन तो एब्सेंट है। फ्रिक्शन एब्सेंट होने का मतलब है कि इधर इस फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी फोर्स इधर रही, इसलिए हमने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बनाया। लेकिन जब ये सरफेस रफ हो तो कांटेक्ट फोर्स, अब हम उसको कांटेक्ट फोर्स का नाम दे रहे हैं जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे थे पहले, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि सरफेस अगर स्मूथ था तो ऑब्वियसली सारी की सारी कांटेक्ट फोर्स इधर ही थी, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। बट इफ द सरफेस इज रफ, तो कांटेक्ट फोर्स किसी एंगल पे होती है जिसके दो कंपोनेंट्स करने हैं, एक कंपोनेंट डायरेक्शन के अपोजिट जाता है और दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज फ्रिक्शन। तभी तो मैंने इस तरफ बनाया, क्योंकि मैं फ्रिक्शन इधर बना चुका था। अगर कांटेक्ट फोर्स इधर बनाता तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट, फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट इधर आता मोशन की डायरेक्शन में, वो कैसे हो सकता था? मोशन के अपोजिट आना चाहिए। तो मैंने कहा गलती से इधर बना दिया, अब इसको इधर बना। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ contact force between the surfaces which opposes the relative motion, है ना? Which opposes the relative motion between the surfaces. रिलेशन नहीं भाई, रिलेटिव मोशन को जोड़ दिया मैंने, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। ठीक है, अच्छा, अब सवाल है कि फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन के होने का कारण क्या है, फ्रिक्शन के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जितने भी सरफेसेस हैं जो रफ हैं, जो दिखने में स्मूथ हैं, अगर सरफेस वैसे ही बड़ा रफ है उबड़ खाबड़ सा है, तो आप स्मूथली उस पर ऑब्वियसली कोई भी चीज स्लाइड करा ही नहीं सकते, है ना? लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सरफेस स्मूथ है, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ टाइल्स लगी हैं, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है,
लेकिन फ्रिक्शन इसमें भी है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखूं, किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूं, तो हमें यह दिखाई देगा कि यह सरफेस जितना भी स्मूथ है, बट इसमें ऐसी प्रोजेक्शंस हैं। और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो और बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस दिखेंगी। तो मतलब सरफेस देखने में, नेकेड आई से देखने पे कितना भी स्मूथ हो, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो रफ होता है। और जो इसके ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है ऑब्वियसली उसका भी सरफेस रफ है। तो ये जो प्रोजेक्शंस है ना, ये इंटरलॉकिंग्स क्रिएट हो जाती हैं ऐसे, है ना, इंटरलॉकिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। और जहां जहां पर बॉडी कांटेक्ट में होती है इस सरफेस के, अब क्या है कि ये भी पार्टिकल से बनी है, ये भी पार्टिकल से बनी है, तो इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके बीच में, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो वो बांध के रखती हैं इनको। अब जब एक सरफेस को दूसरे पे चलाना पड़ता है तो उन फोर्सेस के अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ती है ताकि उन फोर्सेस को हम तोड़ सकें, उसके लिए एफर्ट चाहिए होता है, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक, तो उतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज मैं तुमको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का नेचर समझो आप। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का क्या मतलब है कि ये जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। इस बात का क्या मतलब है, देखो, जैसे एक बॉडी एक सरफेस पे है, ठीक, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा सा डब्बा लो, बक्सा लो, ये बक्सा पड़ा है, किताबें भरी हुई हैं आपकी, जिसमें इसके साथ एक्सपेरिमेंट मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैमरा का एंगल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो आप वैसे ही इमेजिन कर लो, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो इस सर से। यहाँ पर एक बॉडी रखी है, इस बॉडी को हमने धक्का मारा एफ फोर्स लगा के, इस बॉडी को हमने धक्का मारा एफ फोर्स लगाकर। और ऐसा होता है ना कि अगर आप एक बॉडी को धक्का मारो तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी हल्का सा पुश करते ही चल दे। जितनी भी बॉडीज आपके रूम में पड़ी हैं इस वक्त, उनको देखो और सोचो कि ये हल्का धक्का मारने से स्लाइड करेगी, ये ज्यादा धक्का मारने से स्लाइड करेगी। स्लाइड समझते हो ना, जैसे कि जब ये ऐसे घिसटना जिसको बोलते हैं हिंदी में, जब ये ऐसे जाएगी तो ये और ये दोनों सरफेसेस लगातार आपस में कांटेक्ट में रहेंगी ना, घिसटती हुई जाएगी। पहिए तो नहीं लगे हैं इस पे, पहिए नहीं लगे हैं ना, व्हील्स नहीं लगे हैं। व्हील्स लगे होते हैं तो फिर उसको रोलिंग बोलते हैं, वो रोल करती हुई जाती है, घिसटती हुई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। तो आप अपने रूम में देखो इस वक्त जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं, आप देखोगे कि हर एक चीज को घिसाटने के लिए, इज दैट अ वर्ड, घसीटने के लिए जमीन पे आपको अलग अलग एफर्ट चाहिए। हल्का सा डब्बा पड़ा है, ऐसे करो, पुश करो, हो जाएगा। टेबल पड़ा है, थोड़ी जोर लगेगी। बेड पड़ा है तो पूरी ताकत लगेगी, 3-4 लोग चाहिए होते हैं तब जाके घिसटता है। ऐसा होता है ना। अच्छा, तो क्या होता है बच्चों कि जब एक बॉडी ऐसे सरफेस पे रखी है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। हालांकि सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन तब तक पिक्चर में नहीं आता है जब तक आप एक बॉडी को उस सरफेस पे धक्का ना मार रहे हो, चला ना रहे हो, या चलाने की कोशिश ना कर रहे। जैसे सपोज अभी हम इस पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन है 0। समझना बात को। जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगा ही नहीं रहे, ना ही तो उसको चला रहे हैं, ना ही उसको सरफेस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सो देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज 0। तो फ्रिक्शन 0 होने की वजह से क्या होगा? कोई फ्रिक्शन है ही नहीं इस पे। अब जैसे ही हमने इस पे हल्का सा पुश किया, हमने इस पे हल्की सी फोर्स लगाई, मान लेते हैं 1 न्यूटन, एक वैल्यू लेके चलते हैं तो बात समझ में आएगी। मान लो हमने इस पे हल्की सी फोर्स लगाई 1 न्यूटन और ये नहीं चला। ऐसा होता है ना भाई, बेड है, आप अकेले उसको धक्का नहीं मार सकते, वो भारी है, तो बेड है, मान लो आपने उस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई और वो नहीं चला। ठीक है, क्यों नहीं चला? अब कोई तो फोर्स है जो इसको अपोज कर रही है। भाई अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो बॉडी चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बॉडी ना चले। तो बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी को चलना चाहिए।
और बॉडी नहीं चल रही। इसका मतलब है कि कोई अपोजिंग फोर्स भी है ना जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है, जो पहले नहीं थी। क्योंकि अगर पहले ही इस पे जब हमने 1 न्यूटन भी फोर्स नहीं लगाई तब भी इस पे इस तरफ एक फोर्स होती तो इसको इधर चल देना चाहिए था। फ्रिक्शन अपोज करता है ना रिलेटिव मोशन को, तो जब तक बॉडी मूव कर ही नहीं रही सरफेस पे या मूव करने की कोशिश नहीं कर रही तब तक फ्रिक्शन आएगा भी नहीं। फ्रिक्शन आएगा ही तब जब हम उसको मूव कराने की कोशिश शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉडी मूव तो नहीं कर रही लेकिन कोशिश शुरू हो गई इसको मूव करने की, तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फ्रिक्शन भी लग गया इस पे, तभी तो ये दोनों बैलेंस हो गए और ये रेस्ट की रेस्ट पे रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन का जो नेचर है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। इस बात को समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैं बता दूं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, समझ में आई बात। अब मैंने फोर्स को बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया। मैंने कहा यार ये डब्बा तो, ये बेड तो हिल नहीं रहा है, थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन 2 न्यूटन से भी नहीं हिला। इसका मतलब है 2 न्यूटन को भी कोई बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त फ्रिक्शन ने भी अपने आप को बढ़ा के क्या कर लिया, 2 न्यूटन, सेल्फ एडजस्टिंग। अपने आप को अप्लाइड फोर्स की के साथ साथ एडजस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हम इसको धक्का मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, बट ये अभी भी रेस्ट पे है और फ्रिक्शन अपने आप को बार बार बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है ना, जब तक बॉडी रेस्ट पे है और सरफेस पे मूव करना शुरू नहीं करती, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जब हमने 1 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन था, जब हमने 2 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया। सपोज हमने इस फोर्स को बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गया, क्योंकि बेड अभी भी नहीं हिला। हम 4 लोग और ले आए और हमने इसको बढ़ा के 8 न्यूटन कर दिया चारों की मिला के, बेड तब भी नहीं हिला। भारी बेड है ना, तो 8 न्यूटन कर दिया तो समझ जाओ फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन हो गया। सपोज उन लोगों ने और ताकत लगाई और धक्का मारने के लिए फोर्स 10 न्यूटन कर दी, बेड तब भी नहीं हिला, तो मान लो फ्रिक्शन ने भी अपने आप को क्या कर दिया, ऑब्वियसली 10 न्यूटन कर दिया। अगर इनके 10 न्यूटन के धक्का मारने से भी बॉडी नहीं हिल रही तो ऑब्वियसली फिर फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन कब तक? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद को बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा। एक लिमिट तक वो सेल्फ एडजस्टिंग है ना, उसके बाद वो हार मान लेगा कि भैया मैं अपने आप को इतना ही बढ़ा सकता था, अब तुम जीते और बॉडी को सरफेस पे चला लो। सो एक और तरह का फ्रिक्शन यहां पर हमको पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, which is called limiting friction. Limiting friction is what? It is the maximum value of static friction. It is the maximum value of static friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. For example, यहां पर 10 न्यूटन तक जब हमने फोर्स बढ़ा दी तो फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स 10.1 न्यूटन भी करी, यानी 10 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज्यादा करी, तो फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू थी जहां तक वो खुद को बढ़ा सकता था। जैसे ही मैंने फोर्स 10.1 न्यूटन की करी, ये बॉडी इधर एक्सेलरेट हो गई, चल पड़ी, धक्का लग गया, घिसट गया हमारा जो बेड था वो सरफेस पे। कितनी नेट फोर्स से? कितनी नेट फोर्स से? ये तो अभी भी इधर लगी रहा है, तो 10.1 माइनस 10 यानी कि 0.1 न्यूटन से। समझ में आई बात आपको? 0.1 न्यूटन की एक एक्स्ट्रा फोर्स इसको इधर मिली, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ा पाया। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां तक वो खुद को बढ़ा सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज 10 न्यूटन इज दिस इन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 न्यूटन। समझ में आई बात आपको? अच्छा, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है,
फॉर्मूला, मैथमेटिक्स मतलब फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमको कैलकुलेशन करनी है कि एक्चुअल में ये 10, 10.1 ये तो हमारी ली हुई वैल्यूज है ना, हमको कैलकुलेशन करनी है कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन निकालने का, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बॉडी रखी है सरफेस पे, इसका मास है मान लो m, ठीक है। अच्छा, और इस पे जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस तरफ जो मैक्सिमम फोर्स है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं FL, स्मॉल f, और नीचे हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया L, ठीक है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या क्या और फोर्सेस लग रही हैं इस पे, mg लग रहा है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना बच्चों, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिटिंग रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा कि ग्राउंड उस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अगर मैं उस बेड पे जिसको 4 लोग धक्का मार रहे हैं उस पे 4 लोग बिठा दूं हट्टे कट्टे मोटे ताजे, तो क्या अभी भी 10 न्यूटन से ही ज्यादा फोर्स लगाने पे वो घसीटने लगेगा, क्या स्लाइड करने लगेगा क्या सरफेस पे? नहीं ना भाई। हम कहते हैं यार बेड को धक्का लगाना, उतर जाओ सब। या अगर एक कुर्सी पे एक बंदा बैठा हो तो कुर्सी को धकेलना मुश्किल है, अगर वो बंदा कुर्सी पे ना बैठा हो तो हल्की कुर्सी को आप आसानी से धकेल सकते हो। क्या फर्क है दोनों बातों में? जब कुर्सी पे एक बंदा बैठा है तो उसने उसका वेट, उस बंदे का वेट और चेयर का वेट दोनों मिला के जमीन पे वेट डाल रहे हैं। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए जमीन ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। बंदा उतर गया, जमीन का नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कम होते ही फ्रिक्शन कम हो जाता है, चीज को स्लाइड करना इजी हो जाता है, बॉडी को स्लाइड करना इजी हो जाता है ना। बेड पे अगर 4 लोग और बिठा दिए मैंने अट्टे गट्टे आके, तो ये जो 4 लोग धक्का मार रहे हैं बेड को, जो पहले धक्का मार पाए थे अब नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अब ग्राउंड को उस बेड को सपोर्ट करने के लिए कितना नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ रहा है, बेड का वेट प्लस उन 4 लोगों का वेट जो बेड पे बैठे हैं। तो अब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है फ्रिक्शन बढ़ जाता है और चीज को, बॉडी को स्लाइड करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूले आते हैं ये डेली ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अच्छा वहां से फॉर्मूला आता है। कोई एलियंस ने थोड़ी ना हमको बताए हैं फॉर्मूले आके, हमने चीजों को ऑब्जर्व कर करके ये सोचा है ना, और वो आप भी बहुत इजीली कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझ में आई बात? तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या होता है, हमको एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो FL इक्वल टू μS इंटू N। μS यहां पर एक कांस्टेंट यहां पर लगता है μS, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। और ऐसे ऐसे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है बॉडी में, तो इस केस में और मैक्सिमम केसेस में N जो है वो mg के बराबर रहता है। तो FL इज इक्वल टू μS mg। So this μS mg or μS n is limiting friction, which is the maximum value of static friction. Therefore, force of static friction Fs, ये जो बार बार बढ़ रही थी 1 2 3 4, ये this is always less than μS into n. Force of static friction is always less than mu into n ना, और maximum value of limiting friction which is also a static friction ना। भाई नाम उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बट वो है तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की ही। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल पिक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू दिस, और अगर बराबर हो जाए सो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिंपल, ठीक। अब हो सकता है ये साइड में किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, तो जिस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है उस सरफेस के साथ उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जैसे क्या होता है, अगर ये बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं और छोड़ता हूं तो ये गिर जाती, गिरी नहीं अच्छा मैग्नेटिक है, सॉरी रॉन्ग एग्जांपल, इट इज अ मैग्नेटिक बॉडी। हाँ,
अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं और छोड़ता हूं तो ये क्या आती है, नीचे आ जाती है। लेकिन इसको ऐसे दबा के सेट किया जा सकता है ना। सोचो, अब जब मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, ऐसे, अब जब ये गिर रही है ऐसे, तो इसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज तो कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसके वेट को झेल सके, तो वेट इसका ज्यादा रहता है, ये नीचे स्लाइड कर जाती है। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे दबाया ऐसे, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया इसके और इसके बीच में। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते ही फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन अब इसके वेट को सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए जब हम इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे धक्का, तो ये नीचे स्लाइड नहीं करती, क्योंकि हमने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन ने वेट को सपोर्ट कर लिया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रिक्शन। अब ये फॉर्मूले तुमको बता दिए, तो इस पे न्यूमेरिकल करा देता हूं 2-4। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी कहाँ है, ये तो सरफेस है, बना रहे, सब्र रखो। ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मान लेते हैं कुछ वेट दिया है 10 kg, ठीक। अब मैंने इस पे लगाई मान लो इधर खींचने के लिए मैंने इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 मान लो। वो तो कांस्टेंट है ना, उसकी कोई यूनिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट्स की यूनिट नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट तो होती है, लेकिन ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, है ना। तो म्यू एस क्या है, म्यू एस है लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय एन। ये भी फोर्स, तो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो मान लो म्यू एस दे रखा है 0.2, तो ऐसे हमको दे रखा है। अब हम पहले तो निकालें दो तीन बातें मान लो इसमें हमको पूछी है कि क्या ये एक्सेलरेट करेगा, अगर करेगा तो कितनी एक्सेलरेशन से करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम निकालें फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू एम, जी को 10 ले लेते हैं हम, तो 100 इंटू 200 और पॉइंट लगा हुआ है, तो ये आ गया कितना, 20 न्यूटन, है ना। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन तक अगर फोर्स लगेगी तो ये अपने आप को फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा। लेकिन फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शन हार गया। बोला कि भाई कर ले स्लाइड तू, मैं हार गया। तो नेट फोर्स कितनी होगी अभी के लिए, या फिर अभी के लिए हमको यह सवाल पूछा है। नेट फोर्स का मैं क्यों नहीं निकाल रहा, अभी एक चीज और बताता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे नेट फोर्स की। तो अभी के लिए हमसे ये पूछा है कि बताओ ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो भैया ये तो करेगा, क्योंकि इस पे जो फ्रिक्शन, जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। अच्छा, तो एक चीज और समझ लो पहले, विच इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर आगे की बात करें। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन अब अगर बॉडी सरफेस पे एक्चुअल में स्लाइड कर रही हो तो फ्रिक्शन ना कितना होता है, ये समझने वाली बात है। फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं रहता है। जब पहली बार आपने बॉडी को रेस्ट से सरफेस पे स्लाइड करवाना शुरू करना हो, तब जो फोर्स चाहिए कम से कम वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चाहिए। बट एक बार जब बॉडी सरफेस पे स्लाइड करने लग गई, तब उस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। भाई शुरू में ये जो आपको इंटरलॉकिंग्स बताई, इनको तोड़ने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब एक बार वो इंटरलॉकिंग्स टूट गई और आप उसको लगातार स्लाइड कर रहे हो, तो वो इतनी जल्दी से उन इंटरलॉकिंग्स के ऊपर से निकल जाएगा कि उन इंटरलॉकिंग्स को फिर से बनने का टाइम नहीं मिलेगा, और आपके लिए उस बॉडी को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सरफेस पे चलाना। तो जब बॉडी चलती है सरफेस पे, एक्चुअल में जब स्लाइड कर रही होती है, तब जो फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं, तब जो दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसको हम एफ के से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। दिस फोर्स इज स्लाइटली लेस देन द फोर्स ऑफ
limiting friction. This force is slightly less than the force of limiting friction. ठीक, अब जैसे इस पे मैंने F फोर्स लगाई, ठीक है, और ये एक्चुअली में स्लाइड कर रही है, तो इस पे अब जो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब इस पे जो नेट फोर्स होगी F नेट, वो क्या होगी, वो होगी F माइनस एफ के। तो अब आपको इसकी एक्सेलरेशन अगर निकालनी है, इसका मास m है, तो आप रखोगे F नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे रुक गया, क्योंकि अगर मुझे अब, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये एक्चुअली सरफेस पे स्लाइड कर रही है, तो अब मुझे अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे नेट फोर्स निकालनी होगी, लेकिन नेट फोर्स निकालने के लिए ये नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो ये एक्चुअली में स्लाइड कर रही है, तो अब इस पे फ्रिक्शन ये नहीं है, ये है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन which is slightly less than, because kinetic friction की force is slightly less than the force of limiting friction। तो obviously म्यू के जो होगा वो म्यू एस से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि n तो दोनों ही फॉर्मूलों में है, तो ऑब्वियसली एफ के को जो कम बनाता है एफ एल से, वो म्यू के ही तो हुआ, तो म्यू के थोड़ा सा कम होगा। मान लो ये 0.2 है, तो इसको हम ले लेते हैं 0.15। अब ये बॉडी एक्चुअली इस सरफेस पे स्लाइड कर रही है, तो अगर ये एक्चुअली इस सरफेस पे स्लाइड कर रही है, तब बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन होगी एफ नेट ओवर एम। एफ नेट इज अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू के बाय एम। सो अप्लाइड फोर्स इज 100 म्यू एफ के, सॉरी नॉट म्यू के, तो एफ के इज म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि एम जी बाय। So it is 100 minus 15 upon 10, 8.5, ये 85 आएगा ना बाय 10, 8.5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से ये बॉडी इस सरफेस पे क्या करेगी, स्लाइड करेगी। समझ में आई बात? तो ये कहानी है। अब एक सिंपल सा ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर लें, क्योंकि हमको सारी बात तो समझ में आ गई है। तो एक सिंपल सा ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बट है बहुत सिंपल, कि अगर ये है हमारा अप्लाइड फोर्स F, इसको हम लोग ले लेते हैं, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f। तो अप्लाइड फोर्स अगर 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0। अप्लाइड फोर्स बढ़ती गई तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता गया। कब तक? FL तक, है ना, FL तक, ये FL है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। अब ये बॉडी चल पड़ी तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया और फिर कांस्टेंट रहता है। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये पूरा रीजन किसका हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? तो अभी तक हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है उस सारी कहानी को कुछ लॉज में समेट दिया गया है, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, पहले इसको मिटा दें। सो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, पहला लॉ क्या है कि इफ बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, पूरा समझा दूंगा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उन्हीं को समराइज करके बस लॉज ऑफ फ्रिक्शन बना है। इफ बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर देन द फ्रिक्शन एक्टिंग इज एफ के विच इज म्यू के इंटू एन एंड इट इज अ कांस्टेंट। नंबर 2, if bodies do not slip over each other। याद रखना कि हमने अपने डिस्कशन में दो बॉडीज की बजाय एक बॉडी लिया है और दूसरा सरफेस लिया है, बट सरफेस वो किसी भी दूसरी बॉडी का हो सकता है, इसलिए बॉडीज वर्ड यूज किया गया। इफ बॉडीज डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर तो फोर्स लगती है एफ एस, जो कि होती है म्यू एस इंटू एन से इक्वल या फिर उससे कम, एंड म्यू एस इंटू एन को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
Number 3, direction of friction is opposite to direction of friction on a body is opposite to the direction of its relative motion with respect to the body applying force. With respect to, समझाता हूं मैं ये पॉइंट, बट समझा चुका हूं वैसे तो. विद रिस्पेक्ट टू बॉडी अप्लाइंग फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन. ठीक है भाई, ये बॉडी है, अभी बताया था ना, ये एक बॉडी है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ये वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रही है ना, तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन. और ये इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रही है, तो इस पे इसकी वजह से फ्रिक्शन इधर लगेगा. इस पे जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है वो ये बॉडी है, इस पे जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है वो ये बॉडी है. तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी अप्लाइंग फ्रिक्शन. नंबर 4, frictional force is independent of area of contact. Frictional force is independent of area of contact. It depends upon एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है. भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम भी हो लेकिन नॉर्मल रिएक्शन उतना ही हो, जैसे एक चेयर रखी है 4 लेग्स पे, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना कम हो गया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है. अगर उस पर लोग बढ़ जाते हैं 4 तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है. और उतना ही वजन हम ग्राउंड पे डालें और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऐसी चेयर ले लें जो पूरे जिसका बॉटम ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वेट उस पर भी उतना ही है, तो दोनों चेयर्स को मूव करना बराबर डिफिकल्ट होगा कि अलग अलग होगा, है ना. तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन, इसको 5वां लॉ बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स depends upon number 1 normal reaction, and number 2 nature of surfaces in contact. Nature of surfaces in contact. नेचर पे डिपेंड करती है. सरफेस अगर रफ हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, सरफेस स्मूथ हो तो फ्रिक्शन कम होता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सरफेसेस में हमने उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया, मतलब उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड गैसेस थी, अगर हम एक सरफेस को हीट करते हैं तो क्या होता है कि सरफेस में कहीं ट्रैप्ड गैसेस होती हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, ऐसा देखा गया. तो उसको हीट किया, वो डिजॉल्व्ड गैसेस निकल गई, सारी इंप्योरिटीज सरफेस की अगर खत्म कर दी, ऐसे सरफेसेस को जिनकी सारी इंप्योरिटीज सरफेस पे, ऑक्साइड लेयर्स खत्म कर दी, डिजॉल्व्ड गैसेस खत्म कर दी, इंप्योरिटीज खत्म कर दी, ऐसे 2 सरफेस को वैक्यूम में अगर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में उनका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये भी नेचर ऑफ सरफेस का ही बात आ गई ना. तो नेचर ऑफ सरफेस में रफनेस भी आ गई और ये चीज भी आ गई. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल रिएक्शन और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है. तो ये समरी बना दी हमने, जितनी भी चीजें पढ़ी इनको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक. अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन, अभी शुरू में बात करी थी ना कि कई बार फ्रिक्शन जो है वो बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मोशन में भी हेल्प करता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मोशन को अपोज करता है. तो वो कब करता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है उसको भी हम देख लें. देखो, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, है ना, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आप बैठे हो और आपने यहाँ पे साइड में अपना सूटकेस रख दिया और वो सूटकेस बंधा नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, ऐसे ही रख दिया आपने सरफेस पे. अब ट्रेन चल रही है तो साथ साथ सूटकेस भी तो चल रहा है. अब आपने कभी सोचा है कि यार ये सूटकेस को कौन चला रहा है? ट्रेन तो आगे निकल जानी चाहिए, सूटकेस पीछे चले जाना चाहिए.
चलो आपका तो ठीक है, आप चेयर पे बैठे हो, आपने सीट बेल्ट लगा ली या चेयर को पकड़ लिया, या आपने जो जो चेयर है वो वेल्डिंग हो रखी है, उसकी ट्रेन के सरफेस के साथ जुड़ी हुई है बहुत अच्छे से, और ये सब भी फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है, सीट बेल्ट का काम करना, हमारा बैठना। पर अभी हम उसको आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। सूटकेस जो रखा हुआ है सिर्फ वो क्यों चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? यहाँ अगर आप एक घोड़े पे बैठे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो घोड़ा नीचे से निकल क्यों नहीं जाता? आप पीछे गिरना चाहिए आपको कौन चला रहा है? तो ऐसे केस में क्या है कि जैसे देखो जरा ध्यान से देखना, ये सूटकेस रखा है और ये ट्रेन इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, है ना? तो ऑब्वियसली सूटकेस भी इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन जा क्यों रहा है? इसको कौन चीज है जो आगे ले जा रही है? फोर्स के बिना तो बॉडी एक्सेलरेट हो ही नहीं सकती आगे। तो अगर ट्रेन ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो ये सूटकेस भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो वो जो एक्सेलरेशन ए है वो किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो तो प्रोड्यूस होनी नहीं चाहिए क्योंकि इस पे कोई फोर्स है ही नहीं, या है? यस, इस पे अब सोचो क्या हो रहा है कि जब ये सरफेस, ट्रेन है या जो भी है, जब ये सरफेस ऐसे आगे जाएगा तो ये पीछे खिसकने की कोशिश करेगा। भाई इसके रिस्पेक्ट में मैं बोलता रहा हूं, ये नीचे से निकल जाना चाहिए, इसको पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये पीछे नहीं जा पा रहा। तो ऑब्वियसली इसको पीछे स्लाइड करने से कौन सी चीज रोक रही है? भाई रिलेटिव मोशन अब किधर हो रहा है? इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होता अगर फ्रिक्शन ना होता, लेकिन इसको पीछे जाने से रोक दिया फ्रिक्शन ने इस तरफ लग के, और एक्सेलरेशन भी इसकी इस तरफ हो रही है। यानी ऐसे केस में इसको इस तरफ एक्सेलरेट करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो फ्रिक्शन है। तो क्या यहां पे फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज किया या इस सूटकेस के मोशन में हेल्प करी? उसने तो इस सूटकेस के मोशन में हेल्प करी। तो ऐसे केस में इस पे जो फोर्स होगी ma, वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी, और ये रेस्ट पे है। ये सूटकेस इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? μs इंटू mg, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ma। m से m कट गया, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट इज μs इंटू a। अगर ये एक्सेलरेशन इस प्लेटफॉर्म की, अभी तो बोल रहे थे सर ये ट्रेन है, अरे कोई भी चीज जो नीचे चल रही है उसके ऊपर बॉडी रखी है उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं। अगर इसकी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ये इसके साथ आगे नहीं जा पाएगा। ये भी कहानी है। आप जैसे अभी इस पे तो मैं पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। जैसे नीचे एक ब्लॉक है, इसको मैं हल्का हल्का खींचता हूं तो ऊपर वाला साथ आ जाता है। अगर मैं इसको ऐसे तेजी से खींचूं तो ये वाला पीछे स्लाइड करके निकल जाता है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी ही हो सकती है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर दी तो स्लाइड कर जाएगा। इस पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया रहा है वो 0.2 है और ये है 10, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0.2 इंटू 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन की एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो ये खिसक के पीछे जाने लगे। बांध लो, इसलिए सामान को बांध के रखना पड़ता। समझ में आई बात? तो इस कॉन्सेप्ट पे अपन बहुत सारे डिटेल लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। तो अब आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स पता लग गई, विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर लेना उन क्वेश्चंस में जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, इंक्लाइंड प्लेन वाले हों या टेबल वाले हों या किसी भी तरीके के। अब एक एक्स्ट्रा फोर्स उसमें और दी होगी, विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ये है मान लो एक ब्लॉक 3 kg का और यहां पर एक ब्लॉक है 5 kg का और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के 0.2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो एक्सेलरेशन इसकी इधर है, इसकी इधर है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो क्या होगा? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो टेंशन इसमें इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें इधर है और एक्सेलरेशन इसकी इधर है। तो इक्वेशन बनी T माइनस एफ के इक्वल टू 3a। ये 3 है ना, तो T माइनस एफ के
अगर ये स्मूथ होता फिर इसको हम लोग लेते नहीं, टी इक्वल टू सीधा एम में करते, वो क्वेश्चन में आपको याद होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू 3a। जो वैल्यूज पता है वो रख दो, म्यू के है 0.2, एम है 3, जी है 10 ले लो, इक्वल टू 3a। तो 2 इंटू 3 6, तो t कितना हो गया 3a प्लस 6। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। यहां पर बनाओगे तो t ऊपर है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 5g नीचे, 5g का जमाना है, 5g नीचे, 5g माइनस टी इक्वल टू 5a। g है 10, 50, t इक्वल टू 50 माइनस 5a। गलत तो नहीं किया? ठीक है, तो t इक्वल टू 3a प्लस 6 और t इक्वल टू 50 माइनस 5a, तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 50 माइनस 5a। ये इधर से इधर आ जाएगा तो 8a हो जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो a आ जाएगा मेरा 22/4 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन आ जाएगी 3 इंटू 5.5 प्लस 6, 15, 16.5 प्लस 6, 22.5 न्यूटन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन और इंक्लूड कर लेना उसमें। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस की एक वर्कशीट नीचे लगा दी है, आप प्रैक्टिस कर लेना, आंसर्स उसमें दिए हुए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट छोड़ देना, आगे आने वाले लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन अभी शुरू हुआ है, काफी कुछ इसके ऊपर बताने वाला है, कई तरह के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। हर एक अलग टॉपिक के लिए एक अलग लेक्चर बनेगा ताकि डिटेल में उसके बारे में पढ़ाया जा सके, उसके टाइप के क्वेश्चंस कराए जा सके। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कमेंट करते रहिए, फ्री बुक आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।